हमने अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित एक पैराग्राफ पढ़ा था कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी, हमारे भारत की विशेषता बताई थी उन्होंने। उसके आगे का प्रकरण अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि भारत में इतने तरह के लोग रहते हैं, इतने धर्मों के, जातियों के लोग रहते हैं कि उनकी गिनती करना संभव नहीं है, आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता, एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों में पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से ना तो अलग है और ना हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं है, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं भी सुशोभित होता है, दूसरों की सुंदरता को स्वयं भी स्वीकार कर लेता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकों जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बहती हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न फल फूल पैदा करती रहती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता है जो उद्गम और संगम में एक हो जाता है। उद्गम माने जहाँ से उत्पन्न होता है, संगम माने जहाँ पर जाकर के मिल जाता है। तो हम एक व्याख्या भी देखते हैं साथ साथ। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी हैं। ठीक है, क्या कह रहा है लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्या कह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले हैं लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए। कहने का अर्थ है कि वो लोग जो सभी देशों में बसे हुए हैं, उनमें से ही, ठीक है, उनमें से ही यहाँ भी कुछ लोग थोड़ी संख्या में आ गए। जैसे अंग्रेज है, रहते तो इंग्लैंड में, लेकिन क्या यहाँ नहीं है? यहाँ भी कुछ रहते हैं, ठीक है ना। बंगाल में बंगाली रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी रहते हैं। तो जो भी देश है वहाँ जो लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे यहाँ भी निवास करते हैं, ठीक है। इन सभी देशों की भिन्न भिन्न रीति रिवाज, संस्कृति है और धर्म है। पूरे विश्व में इन धर्मों को मानने वाले लोग भी अलग अलग हैं। भाई सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। भारत की अपनी एक विशेषता है कि यहाँ विश्व के सभी देशों के लोग निवास करते हैं, और कम ही सही लेकिन सभी देशों के व्यक्ति यहाँ मिल करके रहते हैं, और इतने लोग रहते हैं, ठीक है, इतने लोग मिलेंगे कि जिस प्रकार भारत के विभिन्न प्रांत, जनपद, गांव में बोले जाने वाली बोलियों का गिनना कठिन होता है। कह रहे जैसे गांव में, जनपद में, शहर में जो बोली बोली जाती उसको हम गिनती नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हमारे भारत भूमि पर कितने धर्म के लोग हैं, किस देश से आकर के निवास कर रहे हैं, किन किन संप्रदायों के हैं,
किन किन रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, इनकी गणना करना भी बहुत कठिन है। इनको हम पूर्ण रूप से गणना नहीं कर सकते। आगे राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि भारत भूमि की इतनी विभिन्नताओं को देखकर देश के, ठीक है, देशवासी या ऐसे लोग जो यहाँ मौलिक रूप से स्वरूप से अनभिज्ञ अर्थात यहाँ के मौलिक स्वरूप को नहीं जानते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है, क्या घबरा जाते कि ये क्या है, यहाँ कोई बंगाली बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, आखिर ये है क्या। ठीक है, तो वो घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या है। तो वो क्या कहते हैं कि भारत तो एक देश है ही नहीं, वह तो अनेक देशों का समूह, अर्थात हमारा भारतवर्ष अनेक धर्मों के लोगों के निवास के कारण अनेक देशों का समूह माना जा सकता है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जो निवासी हैं यहाँ के, वो किसी एक जाति के नहीं हैं, बल्कि अनेक जातियों के हैं। ठीक है, दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातें सुनने में कोई आश्चर्य नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ आकर के घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो इस देश के ऊपर अर्थात हमारे देश को सामने जो दिख रहा है उसी को सही मान लेते हैं। ठीक है, सतही दृष्टि से एक ऊपरी दिखावे के रूप में देखते हैं, लेकिन इसकी जो गहराई है, हमारे देश में एकता विभिन्नता की जो गहराई है उसको नहीं देख पाते। निश्चित ही ऐसे लोगों को भारत में विभिन्नता अर्थात अनेकता ही दिखाई देगी। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के संबंध में कौन सी बात आश्चर्य की नहीं मानी जानी चाहिए। तो बेटा भारत के विषय में कौन सी बात है ऐसी? भारत एक देश नहीं है वरन अनेक देशों का समूह है। यहाँ एक जाति के लोग नहीं रहते वरन अनेकों जातियों के लोग निवास करते हैं। भारत के संबंध में यही बात आश्चर्य की नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट एक और पैसेज हम इसी में देख लेते हैं। ग नंबर पे, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में ऐसी समता और एकता फैली है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह से पिरोले। देखिए पैराग्राफ अभी हम पढ़ चुके हैं, सुशोभित करता यहाँ तक। तो पाठ का नाम और लेखक का नाम तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। भारतीय संस्कृति, पाठ का नाम, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर एक अंकिता इसकी व्याख्या देखते हैं। तो लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति में अनेक प्रकार की विविधता है, भिन्नता है। विविधता माने भिन्नता, पर ये विविधताएं बाहरी दृष्टि से दिखाई देती हैं। ठीक है, बाहरी दृष्टि से जब हम देखते हैं तभी यह विभिन्नता हमें दिखाई देती है। अगर हम इनको अंदर से देखें अर्थात गहराई से देखें तो हमें इसमें अनोखी एकता व्याप्त दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। जिस प्रकार मोतियों और रंग बिरंगे फूलों को रेशमी धागा एक साथ हार के रूप में जोड़े रहता, चाहे मोती हो चाहे फूल हो, दोनों को एक साथ जोड़ लेता है, उसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति भी अनेक धर्म, जातियों, भाषाओं तथा भिन्नताओं को एक साथ जोड़े रहती है। एकता के इसी धरातल पर हम केवल भारतीय रह जाते हैं। कह रहे एकता की इस मिसाल के कारण ही हम भारतीय हैं। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि इस हार की प्रत्येक मणि या पुष्प, कह रहे जिस प्रकार किसी माला, हार माला होता है ना, कि मणि या पुष्प अन्य मणियों से या पुष्पों से ना तो भिन्न है ना हो सकती है। मणि तो मणि ही है, पुष्प तो पुष्प ही है। ये हार या पुष्प अपनी सुंदरता से एक दूसरे को नहीं लुभाते, बल्कि दूसरों की सुंदरता से खुद भी सुशोभित होते हैं। ठीक है ना भाई, वस्त्र भी योग्य व्यक्ति पर खिलता है, वही हार किसी सुंदर व्यक्ति पे जाएगा तो सुंदर लगेगा। ठीक है ना, तो वो खुद को भी सुशोभित होता है। तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार माला के फूल अपने सौंदर्य से दूसरों को मोहित नहीं करते, बल्कि दूसरों के गले में डाले जाने पर उनको भी सुशोभित करते हैं,
लोग उनसे आकर्षित होते हैं, लेकिन जिसके गले में पड़ते उससे भी लोग आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार हमारे देश की धार्मिक, भाषाई और जातिगत विभिन्नता स्वयं तो सुशोभित होती, स्वयं तो सुंदर लगती ही है और हमारे देश को भी सुशोभित करती है। हमारे देश की सुंदरता काहे में है? हमारी एकता में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में मणि या फूल की क्या विशेषता बताई गई है? तो बेटा प्रस्तुत गद्यांश में मणि और फूल की विशेषता बताई गई है कि ये केवल अपनी सुंदरता से ही लोगों को नहीं मोहित करते, बल्कि दूसरों की सुंदरता से स्वयं भी मोहित होते हैं। आगे का भाग हम इसके आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।